नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक न्यूज जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी, जिसमें खूब बवाल हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा सवाल हुए और कोटद्वार में माहौल खराब हुआ। उसने कोटद्वार से लेकर दिल्ली तक हलचल मचाई। बयानों का शोर, तुष्टीकरण की राजनीति का एंगल और माहौल किसने खराब किया, क्यों किया, ये भी सवाल होता रहा। लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है, मोहम्मद दीपक वाले प्रकरण में कह लीजिए या कोटद्वार के बाबा दुकान विवाद में कह लीजिए। उसमें जो बयान आया, उस बयान में क्या था? उस बयान को अगर हम समझना चाहें, आप लोगों को समझाना चाहें, देखना चाहें, तो उसमें क्या लगता है, क्या है उस बयान के ज़रिए, क्या संदेश है और क्या उसमें छिपा हुआ है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। वो बयान भी मैं आपको दिखाऊँगा और उस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि चर्चा करना ज़रूरी है। बीजेपी, कांग्रेस और पत्रकार, बुद्धिजीवी, समाजसेवी क्या सोचते हैं ऐसे बयानों को लेकर अपनी देवभूमि उत्तराखंड में जो हो रहा है और जिस पर ये बयान आया है। मेरे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, नवीन ठाकुर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, आप सबने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सुर्खियों में है, वैसे आप लोगों तक पहुंच गया होगा, दर्शकों तक भी पहुंचा होगा, लेकिन मैं भी दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सवाल जवाब करें। हाँ तो भैया अच्छे लगते हैं। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरा भारत एक दिन जो है इनसे मुक्त हो जाएगा, इससे कोई उनका सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नाम बदलकर हमारी भोली भाली बहन बेटियों को, बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका जीवन जो नर्क बनाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोग भी उनको तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अच्छे लगते हैं, वोट बैंक के लिए वो भी अच्छे लगते हैं भाइयों। अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर अपने नाम के आगे, वो कह रहे अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं। ये क्या बात? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। देश की आजादी नाम के आगे होता रहा और आज भी वो चल रहा है। सबसे पहले हम बीजेपी से ही जानना चाहेंगे। नवीन भाई, थोड़ा सा बताइएगा, ये इस तनाव वाले माहौल में ऐसे संवेदनशील मसले पर ये बयान हम बहुत ज्यादा संवेदनशील समझें इसको, या किस तरीके से समझें इस उस मैटर में बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन जो तुष्टिकरण और सियासी एंगल निकला या निकाला मुख्यमंत्री जी ने या बीजेपी निकाल रही है, हमने संसद में भी देखा, उसे कैसे आप डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, समझाएंगे? दर्शकों को थोड़ा बताइएगा इस बयान के मायने क्या है। देखिए पंकज जी, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की हकीकत और कांग्रेस की जो हकीकत है वो बयान की। इस प्रदेश को किस प्रकार कांग्रेस ने जो है एक धर्म विशेष के लोगों के हाथों में कहूंगा कि काफी हद तक बेचने का प्रयास किया। क्या क्या नहीं किया। आज जो हम डेमोग्राफी से जूझ रहे हैं, आज जो ये पहाड़ों में दंगे हो रहे हैं, आज जो लोग अपने लोगों के आगे मोहम्मद लगा दे रहे हैं, और इसका ताजा तरीन उदाहरण है कि मोहम्मद दीपक के लिए तुरंत जो है युवराज वहां से ट्वीट करते हैं। बांग्लादेश में सैकड़ों निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या हो जाती है, उस पर जो है युवराज का ट्वीट नहीं आता। और बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, उस पर ट्वीट नहीं आता है। लेकिन घटना पर देवभूमि में जहां पर जो है सब कुछ शांत हो गया, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गए, उन्होंने आपत्ति दर्ज की, बहुत ही विनम्रता के साथ जो है वहां बातचीत हुई, अच्छे माहौल में हुई, वो भी अपना नाम बदलने को राजी हो गए। लेकिन ये दीपक महोदय जो कांग्रेस के जो है कट्टर समर्थक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये जाकर जो है किस प्रकार आग में घी का डालने का काम करते हैं, उन्हें भड़काते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं, और किस प्रकार जो है फिर आपने सब देखा आगे जो है प्रकरण होता है। पुलिस ने तत्पर कार्रवाई भी की, सब चीजें हुई। लेकिन केंद्र में बैठे हुए युवराज यहाँ से जो है इनके सभी सलाहकार तुरंत सक्रिय हो गए, जो जिनका जो है सारा वोट बैंक ही एक ही समाज पर टिका है, केवल तुष्टिकरण की राजनीति पर टिका है। वो तुरंत सक्रिय होकर वहां से ट्वीट करते हैं
और देवभूमि की शांत फिजाओं को जो है किस प्रकार जहर घोलने का काम, किस प्रकार जो है इसको माहौल खराब करने का काम जो है युवराज करते हैं, ये दिख जा रहा है। तो सारे कांग्रेसी एकजुट होकर पीछे लामबंद हो जाते हैं और कोई आश्चर्य नहीं, हमें कोई आश्चर्य नहीं है, सब जानते ही हैं इनकी हकीकतों को, इनकी कहानियों को। पुरानी रात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी वैद्य साहब, जो नैनीताल के एसएसपी भी रहे उत्तर प्रदेश के समय में, उनका इंटरव्यू भी आया। उन्होंने कहा कि जब मैं एसएसपी था, मैं ट्रेन से लखनऊ से जब काठगोदाम जाता था, दोनों तरफ हरी भरी वादियां, साफ सुथरी पटरियां होती थी। उन्होंने नाम कोट कर कर कहा, लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे कांग्रेस की स्वर्गीय विधायक इंदिरा हृदयेश ने किस प्रकार अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए देवभूमि के साथ खिलवाड़ की और सभी रोहिंग्यों को वहां पर बसा दिया। और केवल उन्होंने नहीं बसाया, वो स्वर्गीय हो चुके हैं, अब ज्यादा उनके विषय नहीं बोलना। आज देखिए, जब कोर्ट से उनको जो है बेदखली के ऑर्डर हो गए, उनको बचाने के लिए, उन अवैध बांग्लादेशियों को, उन रोहिंग्यों को बचाने के लिए कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय किस प्रकार जो है डटे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, किस प्रकार उनकी पैरवी कर रहे हैं, कितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, ये दर्शाता है ठीक कि कांग्रेस का हाथ। थोड़ा सा अपडेट भी चाहता हूं, अगर आपके पास हो तो मुझे दीजिएगा। ये बाबा वाले मामले पर क्रॉस एफआईआर हुई थी और उसमें जो तनाव वाला माहौल था, जो माहौल खराब करने वाली बात थी, उसमें कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई चीज? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तुरंत कार्रवाई हुई। 26-27 को माहौल खराब हुआ, 29 तारीख को बाबा जी ने रिपोर्ट दी, 30 तारीख को जो है उन चारों के खिलाफ जो है जिनका नाम उन्होंने लिख के दिया, वकील अहमद जो बाबा के नाम से दुकान खोल रखी थी, वकील अहमद की जो लिखित एफआईआर दर्ज कराई, लिखित जो है रिपोर्ट दी, चारों के नाम जो है नामजद रिपोर्ट हुई। उसके बाद रिपोर्ट के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो दंगा हुआ उसमें फिर से 40 लोगों के खिलाफ भी जो एफआईआर दर्ज हुई। ऐसी नहीं हुई पंकज भाई, ऐसे नहीं हुई कांग्रेस के समय खाना पूर्ति कर दी है। धार्मिक उन्माद फैलाना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करना, किस प्रकार की गंभीर धाराएं लगाई गई। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट कहा है कि इस प्रदेश का माहौल किसी को भी खराब नहीं करने दिया जाएगा, किसी को भी, वो चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, किसी भी जो है संगठन से जुड़े हो, किसी पार्टी से जुड़े हो, उनके कोई अपने जो है धार्मिक संगठन हो, इस प्रदेश की फिजा खराब करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। और उसका ताजा तरीन उदाहरण आपने देख लिया, हमने तत्काल कार्रवाई की। उसके बाद आपने देखा था एक बजरंगी, पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उनका जो है बहुत उत्तेजक वीडियो आ रहा था, उनके खिलाफ भी तुरंत जो है कार्रवाई करते उनको अरेस्ट भी किया गया। ये सारी कार्रवाई की। आज कोटद्वार शांत है, लेकिन जो है किस प्रकार केंद्र तक से जो है हमारे शांत उत्तराखंड की फिजाओं को खराब करने का काम किया गया, ये सबने देखा पंकज भाई। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, हम ये तुष्टीकरण की राजनीति उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। धाकड़ धामी का मानना है कि इस प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व में अपने समय में जितनी डेमोग्राफी चेंज कर ली हो, जितने अवैध रोहिंग्या बसा ली हो, जितने बांग्लादेशी बसा ली हो, जितने मुस्लिमों को जो है इन्होंने जो है किसी भी नाम पर जो है जमीन अलॉट करने का काम किया हो, लेकिन अब ये भाजपा की सरकार है, धाकड़ धामी की सरकार है। अब हम यहाँ पर जाए इस प्रकार चर्चा में, क्योंकि हमने संसद में, राज्यसभा में भी सुना था रवींद्र ठाकुर सुजाता पॉल जी कि जब पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, फिर उसके बाद महेंद्र भट्टजी आए, तो वो लास्ट में अंत में कहते कहते ये चले गए कि भैया दीपक कुमार या दीपक मोहम्मद दीपक जो है वो तो कांग्रेस के निकले और इन्होंने ही माहौल खराब किया। और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये तंज और ये तीखा वार कांग्रेस के ऊपर की भैया आजादी के बाद से लेकर अब तक इन लोगों का इतिहास ही ऐसा रहा है। सुजाता जी, कैसे आप देख रही हैं, कांग्रेस देख रही है? नमस्कार पंकज जी, आपको, आपके दर्शकों को। और ये बात तो साफ है कि ये जो नफरती लोग हैं, इनके अंदर केवल नफरत है और ये घृणा की भावना के साथ सत्ता में आज बैठे हुए हैं। इनको तो ये देखना चाहिए कि इनके अपने नेता अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ किस तरह से जहर उगलते हैं, उनको ये संभाल नहीं पाते। लेकिन दीपक के ऊपर इनको गुस्सा क्यों आ रहा? क्योंकि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया, और इसलिए लगाया, देखिए कितना विरोधाभास है, यही नहीं पता कि बोलना क्या है। अरे भैया, एफआईआर करी, 3 एफआईआर हुई और उन 3 एफआईआर में एक पुलिस वाले ने करी,
बलवाइयों के खिलाफ जो अज्ञात एक के खिलाफ हुई, यानी कि उनको चेहरे नहीं पता चले, अजीबोगरीब बेवकूफों की पुलिस की फौज इकट्ठी करी हुई है, एलआईयू नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, आप ये नहीं बता पा रहे कि कौन है। जबकि आप अगर देखेंगे जो बाकी 2 एफआईआर है, तो जो वकील अहमद जी की एफआईआर है और जो एक करण पाल शायद है उनकी एफआईआर है, तो इन दोनों एफआईआर में नाम तो सामने आ गए कमल पाल। तो भाई आपके पास 3 नाम तो है, एक कमल जी का नाम आ गया और जो 2 नाम दिए हैं आपके वकील अहमद जी ने, और तस्वीर में जिन लोगों की फोटो है, अगर उनके बारे में सारी दुनिया को पता है सोशल मीडिया के जमाने में और जहर उगलने का वो काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के आदेशों पे किए उन्होंने, तो इसलिए दिखावे के लिए उनपे कार्रवाई भी करी और उनका संरक्षण भी किया जा रहा है। और अभी यहाँ पे ये भी बात बताई गई कि उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह बोला, उन्होंने नाम बदलने को तैयार हो गए। लाइसेंस देती है आजकल सरकार बजरंग दल वालों को कि जाओ और नाम बदलवा दो, यही तो मतलब हुआ ना। तो वो लाइसेंस की कॉपी वो साझा हो जानी चाहिए, कौन से कानून के तहत बनाई गई वो हमें देख लेना चाहिए। और जिस तरीके से कोटद्वार का माहौल खराब हुआ, उसके बाद अफरा तफरी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कौन सा वो युवराज है जिसने इस पर ट्वीट किया, क्योंकि अब ट्विटर तो है नहीं, अब तो एक्स हैंडल है। तो अगर एक्स पर किसी ने किया उसके बारे में भी बता दिया जाए, और पुरानी कोई बात है किसी युवराज राजा महाराजा की, तो वो उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहना कि मोहम्मद दीपक, क्योंकि वो लड़ रहे थे बलवाइयों से जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे, वो कांग्रेस के हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती अगर वो कांग्रेस के होते। लेकिन कांग्रेस का हो भाजपा का हो, लेकिन अगर कोई नागरिक है ना तो उसे नागरिक की तरह देखना चाहिए। और शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि आजकल लोगों को अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाने की जरूरत पड़ी है। मोहम्मद नाम रखने से किसी को दिक्कत है, वो अमन सुवेदिया, बताइए एक बलवाई भाई, उस बच्चे को तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटा तेरा नाम अमन है, अमन तो उर्दू का शब्द है भाई, है तू हिंदी नाम रख ले, उसका अनुवाद कर ले, शांति प्रसाद रख ले, शांति कुमार रख ले, क्योंकि अमन तो सही नाम नहीं है। उसमें एक और की भी तस्वीर देख रही थी कि वो तो आतिफ असलम के गाने वाने गाता था और उसके ऊपर रील बनाता था और वो क्लबों में जाके डांस करता था। आजकल उसको बजरंग दल वालों को काम दे रखा है कि जाओ और बंद करवा के आओ जो आपके क्लब्स है। तो देखिए ये बच्चे हैं, ये भी हमारे अपने बच्चे हैं, लेकिन इनको गुमराह करने के लिए सरकार कैसे बैठी। और सबसे बड़ी बात यह है मुख्यमंत्री जी को उनके यहाँ जितने मुसलमानों के अनुसांगिक संगठन है उनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये जो डबल स्पीक है ना ये नहीं होना चाहिए। और अगर महेंद्र भट्ट जी को देखिए, क्योंकि ये बात संसद पे उठ गई तो वो कह रहे हैं कांग्रेस के समर्थक है, मतलब कहने के लिए कुछ नहीं। अगर कांग्रेस का कोई समर्थक है और हिंदू मुसलमान करने से रुकवा रहा है तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दोगे। ये मुख्यमंत्री के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है मोहम्मद दीपक के ऊपर, क्योंकि उन्हें बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उनका एजेंडा पूरी तरह से फेल कर दिया। याद करा दूं आपको, नैनीताल में भी इन लोगों का एजेंडा फेल किया था। एक बहादुर बेटी शैला नेगी ने और एक आज बहादुर बेटा मोहम्मद दीपक ने बताया है कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब है और आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप यहाँ पे नफरत फैलाए या सांप्रदायिकता करे। यहाँ पे भाईचारा, प्रेम और सौहार्द होना चाहिए। और मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये जितने लोग थे ये आपस में बातचीत करेंगे और दीपक के साथ और विजय रावत के साथ, और इनके यहाँ अच्छा माहौल होगा और एक दूसरे के ये दोस्त भी बनेंगे। ये होनी चाहिए सोच। यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा कैसे कर दिया गया, फिर बताया जा रहा है कि कहाँ पे किसने बांग्लादेशियों को बैठा दिया, रोहिंग्या को बैठा दिया। कितनी कमजोर सरकार है। और कह रहे सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे, मतलब सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, जो काम हम कर रहे हैं ना उसमें बाधा मत डालो, हम जिसको जहां से हटाना चाहते हैं हमें हटा लेने दो। और जब सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है तो सवाल तुम पे इसलिए उठाएंगे कि तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। अरे भाई अंकिता भंडारी तो हिंदू बेटी थी ना, अंकिता भंडारी के वीआईपी जो है, जो अपराधी हैं, वो भी हिंदू है। 2 नाम आ चुके हैं, दुष्यंत गौतम और अजय कुमार का। और कल एक महापंचायत में सबके सामने सर्वसम्मति से ये
प्रस्ताव पारित किया कि मुख्यमंत्री को तो अब अधिकार ही नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का जिस पर वो बैठे, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य मिटवाए थे। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की इंडिया हेट लैब्स की रिपोर्ट में नंबर 1 आते हैं भारत में और कहते हैं हाँ अगर कर रहे हैं तो करने दो। तो भाई तुम करते रहो जिहाद और नफरत और ये सोचो, और फिर आपकी पत्नी करके रोएगी आंसू एक नहीं गिर रहा है। और बाहर जो मार हो रही थी ना अंकिता भंडारी की, वो नहीं दिखा उस महिला को। और ये जो नाटक नौटंकी आजकल चल रही है ऐशो आराम के साथ अंदर परेड ग्राउंड के अंदर, वो कोई राजा और अंकिता भंडारी या जो प्रदर्शनकारी थे वो रंग नहीं है। ये मुख्यमंत्री को याद करना चाहिए, अपने घर को संभाल ले, उसके बाद ये सब बातें करें। अनुज शर्मा जी, बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि अक्सर मैं जब देखता हूँ कोई भी घटना प्रदेश में घटती है तो मेरी नज़र प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पर टिकी रहती है, और मैं बार बार सर्च करता हूँ उनका ट्विटर भी, और उनको लेकर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि उनका कमेंट क्या है, उनका रिएक्शन क्या है। क्योंकि बाकी दुनिया में और कोई भी कुछ कह ले, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया अगर उस पर बयान देकर कोई चीज़ कहता है, कोई चीज़ करता है, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर ये बयान उन्होंने दिया, या फिर जैसे वो तुष्टिकरण के आरोप लगाते लगाते वहां तक पहुंच गए, या देना चाहते थे नहीं देना चाहते थे मुझे पता नहीं। लेकिन इस बयान को कैसे देखें और प्रदेश के मौजूदा माहौल को कैसे देखें, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ कोटद्वार का जिक्र किया, उन्होंने एक तुष्टिकरण की राजनीति का पन्ना भी खोला जिस पर हम लंबे वक्त से बहस करते आए। पंकज भाई, 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज, इस प्रदेश का स्वरूप क्या हो जी। इस प्रदेश का स्वरूप देवभूमि वाला होगा या कोई और भूमि होगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रदेश में अगर लाख करोड़ों लोग, जो पिछले साल की रिपोर्ट है कि 6 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु इस प्रदेश में आए, जो अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे थे, तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आखिर हम जा किस तरफ रहे। इस प्रदेश की फिजाएं हमेशा शांत रही है, क्योंकि उसका कारण एक और भी है कि इस प्रदेश में हर तीसरे चौथे घर से एक आदमी कहीं ना कहीं फौज में होता है। दूसरी चीज, इस प्रदेश के जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़े लिखों का दर है, वो बहुत ऊपर है। तो ये दोनों चीजें इस प्रदेश के लोगों को आमतौर पे शांत और अनुशासित बनाती है, जो समय समय पर दिखता भी है जी। ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होती है और जिसमें अपना आदमी अपना नाम और धर्म के विपरीत जाके आचरण करता है, तो मुझे लगता है कि एक लोगों को बोलने का मौका तो दे दिया ना। अब आप चाहे किसी भी परिस्थिति में आपने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, तो आपने जो भी लोग हैं उनको बोलने का मौका दे दिया ना। वो पक्ष वाले हो विपक्ष वाले हो, तो पक्ष वाले आपके पक्ष में खड़े और विपक्ष वाले आपके खिलाफ खड़े, एक मौका दे दिया। और दूसरी चीज, इस घटना ने कहीं ना कहीं उस समाज को बांटने का काम किया है, जहां कोटद्वार जैसी जगह में आमतौर पर भाईचारा रहता है, दोनों पक्ष में एक साथ मिलकर काम करते हैं। और आज भी कोई वहां व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, आज भी वो शांति है। लेकिन इस छोटी सी घटना ने, अगर किसी इस तरह की घटना से प्रदेश में अगर आग लगने की नौबत आती है, तो इसको रोकना शासन और प्रशासन का काम है, और इसका विरोध करना या इसके समर्थन में आना पॉलिटिकल पार्टियों का काम है। निश्चित तौर पर अगर वो मोहम्मद दीपक कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं होता या कांग्रेस समर्थक नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे तक कांग्रेस इस मामले में नहीं बोलती। कहीं ना कहीं वो लिंक है जुड़े हुए, तो कांग्रेस इसको अपने तरीके से इस पर राजनीति कर रही है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अब चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कांग्रेस, क्योंकि वो राजनीतिक दल है, या हम यूकेडी को कहें, सपा बसपा को कहें, ये राजनीतिक दल है, तो निश्चित तौर पर इनका काम राजनीति करना है। वो राजनीति कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्यों नहीं करें, वो प्रमुख विपक्षी दल है इस प्रदेश के। तो ये चीजें देखिए, सवाल इस प्रदेश के स्वरूप का है कि आप इस प्रदेश को किस स्वरूप में रखना चाहते हैं।
जी हम केवल इसको पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं या हम इसको धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो अधिकतर लोग आते हैं पर्यटन की दृष्टि से, वो चाहे आप नैनीताल के नंदा देवी में आ रहे हो, या आप अल्मोड़ा घोड़ाखाल के गोलू चितई मंदिर में आ रहे हो, या आप बागेश्वर के आ रहे हो, या चार धाम आ रहे हो, हेमकुंड साहिब आ रहे हो, आखिर आ तो आप कहीं ना कहीं उसी स्वरूप में आ रहे हैं ना, जो हमारी धार्मिक पहचान है इस प्रदेश की। और अगर उसी धार्मिक ताना बाना कहीं टूटता है तो निश्चित तौर पर वो जो मैसेज है वो बहुत दूर तक जाता है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने उसी को देखते हुए उस घटना की भरपाई करने के लिए इस तरह का बयान दिया है। जी पंकज भाई। नवीन भाई, बहुत अच्छी बात बोली अरुण शर्मा जी ने कि भाई ताना बाना बिगड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर बात होनी। फिर साफ तौर पर हम ये क्यों नहीं कह देते? अरुण शर्मा जी की बात को मैं आधार बनाता हूँ और एक मांग करता हूँ आपसे और सरकार से और हमीद जी से, भाई साफ तौर पर कह दें, स्पष्ट रूप से कह दें कि हमारी छवि ये है, तो इसके 1 इंच नहीं करना, 1 इंच धर्म जाएंगे। और इसके लिए थोड़े कानून भी बने, नियम भी बने, और थोड़ा सा भी किसी ने औं पौं किया, जैसे अभी इसमें केस में मामले में सामने आया कि भैया यहाँ एफआईआर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि उसमें आगे हो क्या रहा है, भाई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी के खिलाफ। तब ये भी होना चाहिए कि बजरंग दल जैसे लोग कानून अपने हाथ में ना लें, कहीं पर किसी दुकान में ना घुसे, कल किसी घर में ना घुसे। जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम दुकानदारी हो, अगर किसी हिंदू वाले ने कोई अलग तरह की बात कर दी तो हो सकता है डंडा लेकर वहीं पहुंच जाए, तो उसके लिए भी कानून होना चाहिए। यह साफ तौर पर कह देना चाहिए ना नवीन भाई कि भैया ये नहीं चलेगा यहाँ। लेकिन मीठा मीठा दम कड़वा कड़वा तो ऐसा थोड़ा कड़वा भी तो सहन देखिए करने की पंकज जी, देखिए पंकज जी, जी दोनों धर्मों में जो है अपने अपने धार्मिक संगठन है। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हरिद्वार की बात बता रहा हूं मैं आपको, कांग्रेस की जी सरकारों में हमारे जो है जन्माष्टमी के जुलूस नहीं निकल पाते थे, हमारे जो है और धार्मिक आयोजन नहीं हो पाते थे। किस प्रकार जो हरिद्वार जिले में पथराव हो जाता था, क्योंकि सरकार कांग्रेस की होती थी, उन्हें पता है हमारी सरकार है, तुरंत जो है हमारे साथ खड़ी, हमारे पक्ष में खड़ी, भूले नहीं है। अभी जो है हमारी बहन अंकिता भंडारी का जिक्र कर रही थी, ये हर डिबेट में क्यों जिक्र करते हैं आपको पता है? दिसंबर में नरेंद्र तिवारी जी ने, मैंने अखबार रखा है 27 या 28 या उससे 1-2 दिन पहले का, मेरे को तारीख याद नहीं आ रही है, उनका बयान छपता है, मैं अखबार का नाम कोट कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, मतलब हम कह रहे हैं, कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, हम इस मुद्दे को तब तक जो है जिंदा रखेंगे जब तक कांग्रेस 2027 में सत्ता पर नहीं आ जाती। तो सब समझ सकते हैं उस बेटी की आत्मा का भी इनको श्राप लगेगा, कब तक जो उसकी बेटी की आत्मा के साथ खेलेंगे, हर बात घुमा फिरा के जो है डिबेट में। अरे भैया मांग की उन्होंने, सीबीआई की जांच हो रही है। किसका बयान किया आपने? क्या पंकज जी? ये किसका बयान कोट किया आपने? हरीश रावत जी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने को कह रहे थे, और उनकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी देखो कितना। अरे सुन लीजिए, ये बीच में बदलाते बहुत है, इतना झूठ बोल रही थी पंकज भाई, मैंने तो ध्यान से सुना ना, तो इनको बोली थोड़ा धैर्य रखिए, इनकी बौखलाहट बताती है कि ये झूठ बोलते हैं, और झूठ जब पकड़ा जाता है तो ये बीच में लगे चिल्लाने। आपको लग रहा है कि गलत है, मैंने बोला तो कोर्ट जाइए ना, कर दीजिए मानहानि का मुकदमा मुझ पे, लेकिन ये इनको थोड़ा बोलिए कि सुने थोड़ा धैर्य से। अभी इनकी और पोल पट्टी खोल रहा हूं मैं। नरेंद्र तिवारी जी ने 2004 में उस ट्रस्ट को जो है शेखुल उर रहमान, उस ट्रस्ट को, एजुकेशन ट्रस्ट, उसको जो है 100 एकड़ जमीन दे दी, और 100 बीघा करीबन 20 एकड़, और आईएमए के पास चौकी धोला, सैदपुर विधानसभा, मेरी विधानसभा है, वहां पर दे दी। इनकी बौखलाहट देखिए, इनके पर्दे में खोल रहा हूँ, पर्दे खुल रही है, इनके झूठ के धागे खुल रहे हैं, इनकी तुष्टिकरण की राजनीति खुल रही है, तो लगी बौखलाहट है, लगी बीच में बोल रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए ना, अभी तो कई पर्दे खुलेंगे, आप चिंता न करिए। जिस प्रकार आपको देवभूमि की जनता जो लगातार तमाचे मार रही है ना हार के, ये तमाचे 27 में भी लगेंगे। आप कर लीजिए जितनी बड़ी राजनीति करनी है, बिगाड़ लीजिए देवभूमि के स्वरूप को, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब रद्द करिए उसको। एमडीडी ने कार्रवाई कर दी, कार्रवाई कर दी एमडीडी ने उस पर। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, क्यों बीच में बौखला रहे हैं? आपका झूठ मैंने सुना ना, मैं समझ सकता हूँ आपकी बौखलाहट, मैं समझ सकता हूँ आपकी बौखलाहट, मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ तो आपको बेतुकी लग रही है, क्योंकि आपके धागे खुल रहे हैं, कांग्रेस के धागे खुल रहे हैं इसमें, कांग्रेस की जो हकीकत खुल रही है, कांग्रेस की पोल पट्टी खुल रही है,
कांग्रेस की देखो, ये तुष्टिकरण की भाषा है ना राजनीति इनकी। है, लेवल जो एक देखो, वोट इनको बैंक की बहुत राजनीति है, कैसे कटा उसकी देते हो आप। पट्टी खुल रही है, इसलिए रौतेला सुजाता जी, पॉल बौखला रही है, बीच में नहीं इंटरप्ट कर रही रौतेला है। जी, सुजाता मैं पॉल के आपसे अंदर पूछ धैर्य नहीं रही है क्या हूँ सुनने का? कि जवाब इनसे दीजिएगा सही ना, तो करवाएंगे। सुजाता पॉल जी जवाब दीजिएगा, मेरे से सवाल तो कर लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं रौतेला जी से पहले ही रोकूंगी उन्हें, क्योंकि आपको सही मैं अपनी करने बात की तो पूरी जरूरत कर लूं पंकज है। भाई, इन्होंने नारायण दत्त तिवारी मैं जी अपनी को बात पूरी कर लूं, अनीता उसके बाद भंडारी चाहिए से कैसे बोल जोड़ा? रहे हैं। मैं अपनी वो बात पूरी 18 कर लूं, उसके बाद बोल रहे हैं। क्यों बकला रहे 2018 हैं को इतना? मृत्यु हो क्या चुकी इन्होंने है। नहीं दी क्या? अब आप क्या इनको इन्होंने सही 20 एकड़ करवाइए। जमीन नहीं दी क्या? क्या इनके नेता हरीश रावत के लिए जो है, इन्हीं के एक नेता ने कहा कि हम सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब मुझे समझ में आया, वो जमीन पहले दी गई थी, इसीलिए जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तैयार थे ये। भाई वो थोड़ा सा और ये जो और क्रोध है, पंकज जी, प्लीज वो सुनिए ना, वो सेना कह ने रहे भी हैं सेना ने सुनिए भी तो। आपत्ति दर्ज कराई इस अच्छा पर, ठीक है, नहीं नहीं, लेकिन एक उन्होंने बात पर सेना की आपत्ति है ना, आपत्ति जो है कांग्रेस सरकार ने एक दरकिनार बात कर पर दी। आपत्ति है अभी भी। सुनिए तो, वो कह रहे हैं कि नारायण दत्त तिवारी कैसे बयान दे सकते हैं, वो पहले उनकी डेथ पहले हो चुकी थी ना। आपने नारायण दत्त मैंने कहा तिवारी नरेंद्र तिवारी ने बयान दिया, हमने कब कहा नरेंद्र तिवारी ने बयान दिया? हरीश रावत जी ने बयान दिया, हरीश रावत जी ने, हाँ, ये हरीश बोल रहा रावत जी ने बयान दिया अंकिता भंडारी के विषय में कि जब तक जो है कांग्रेस अब बदल 2027 में दिया। सत्ता में नहीं आ जाती। नरेंद्र तिवारी ने तो 20 एकड़ जमीन आवंटित की थी। इनकी सरकारों का रहा है मसला, अभी अपना माथा पटके या सिर फोड़। अब तो जो है लगातार जनता देख रही लोगों है, की सांस इनकी की पोल गंध पट्टी से खुद उतार बौखला के दे आते हैं दिया। आप। ये सुजाता कैसी पॉल भाषा इतनी के बौखला आई जाती एम है, सॉरी जब इनके रौतेला सामने जी, जो है आप इस तथ्य तरह की रखे भाषा जाते हैं, बोलने वाले लोगों इतनी को लेके बौखलाती आएंगे क्यों है? तो मेरी ऐसे समझ में नहीं लोगों आ से रही मैं बात। डिबेट नहीं करूंगी। बौखलाती बहुत है आप। मैं सुजाता मुझे सुन लीजिए ना बौखलाने की थोड़ा, जरूरत नहीं, तमीज सुन से बात लीजिए ना करिए। थोड़ा, क्यों बौखलाती हैं? कांग्रेस का हाथ नहीं लैंड जिहादियों रौतेला के जी, साथ, आप ये कांग्रेस ध्यान का करा हाथ करिए खूब कि जिहादियों इन के लोगों साथ, की भाषा किस कांग्रेस तरह का की हाथ होती है। अगर लव आप जिहाद उम्मीद वालों के करते हैं साथ, कि मैं कांग्रेस इनके का लेवल हाथ पे दंगइयों जाऊंगी, के तो ऐसे साथ। लोगों के लेवल पे मैं नहीं इसीलिए जाऊंगी। जो है कांग्रेस। नवीन भाई, एक बात का जवाब दीजिएगा, आपके बाद मैंने थोड़ा सा वो है, मैं चाहता था कि इससे ऊपर उठकर हम लोग बातचीत करें, अपने देवभूमि का स्वरूप न बिगड़े, यही तो चाहते हैं ना हम सब लोग। यही चाहते हैं ना, गंगा जमीनी तहजीब भी कायम रहे, और जो पुराना वाला उत्तराखंड हमारा जहाँ पर शांति है, सौहार्द है, ऊर्जावान, जिसको दुनिया देखती है जिस नजर से, वही कायम रहे ना। तो इसके लिए हम लोग क्यों नहीं कड़े तरीके से बात कर देते या फैसला कर देते कि भैया यहाँ ये नहीं चलेगा, यहाँ ये नहीं होगा। अब जो लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों को तो हम रहने देंगे ना, उनको तो भगा नहीं सकते, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, सिख से हो, ईसाई से हो, भगा तो नहीं सकते ना, कोई सरकार भगाएगी नहीं उनको ना। अब उनके साथ पंकज जी, हमने किसी को भगाने की बात नहीं की, लेकिन पंकज जी बात सुनिए ना, इस प्रदेश में आकर आप जो है सैन्य क्षेत्र के बराबर में आकर भूमि को खुर्द-बुर्द करेंगे, तो हम चुप बैठेंगे क्या? वो किसी भी समुदाय की हो। एमपी ने अगर उस पर कार्रवाई कर दी तो कांग्रेस को दर्द क्यों है? उस जमीन को जो है, वो व्यक्ति अरशद मदनी, जो कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति, जिसको जमीन आवंटित की, वो उसको खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहा था कांग्रेस सरकार में। हमने उस पर रोक लगाई, तो इनके पेट में दर्द, इनके नेताओं को दर्द, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। बोलने का मौका, ठीक है, नाराज मत होइए प्लीज, आप बताइएगा, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। हम लोग सब लोग एक राय इस बात को लेकर हैं कि उत्तराखंड की जो छवि है, जो उत्तराखंड का चेहरा है, वो उस पर कालिक न पोती जाए, उसको खराब न किया जाए। तो उसके लिए तो और चीजें हो सकती है ना। अब कौन सा तरीका है जिससे कि हम ये दंगों से बचें, हम इस तनाव से बचें, हम हिंदू मुस्लिम से बचें, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बचें। देखिए, जहां तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना रौतेला जी। और देखिए, झूठ बोलना कितना आसान हो जाता है। अगर आपने गलत कोट किया है किसी को और आपको कहा जा रहा है, तो आप पता नहीं कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर, पेट का दर्द और मरोड़ और पता नहीं क्या क्या, तो मैंने कहा भी नहीं मरोड़, तो मैंने कहा आप इनसे बुलवा दीजिए तिवारी ने, ठीक है, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ तब ये बीच में, तब ये नॉन स्टॉप बोलती हैं। अब मैं इनकी बात को सही कर रहा हूँ, तब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, तब ये भाग जाते हैं, रणछोड़दास हो जाते हैं। अरे भैया, आप भी फिर ठहरे रखिए ना सुनने का, बाद में बोलना था आपने, जब मैं बोल रहा तब सुनना चाहिए था। अच्छा चलिए, रखना ठीक है, चलिए आप बोलने दीजिए ना जी रौतेला जी। तो देखिए, ना तो पेट दर्द, मरोड़, ये सब मुझे समझ में नहीं आती भाषा, लेकिन आपको ये जरूर कहूंगी कि अगर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात करते हैं, तो भाजपा करती है, और भाजपा इतनी कंफ्यूज है। और मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि है तो आखिर में वो भी देवभूमि के ना, तो वो कितनी भी ये बातें कर ले, उनको समझ में नहीं आता कि हमारे को सामंजस्य बना के सौहार्द बनाना है या हमें हिंदू मुस्लिम करना है। फिर कभी चले जाएंगे बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए। तो आपका केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पे आए कैसे? और अगर कोर्ट में आप अच्छी तरह से पैरवी करेंगे, तो क्या जिनको आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश या रोहिंग्या से आए हैं,
तो उनको उठा के पटक के बाहर नहीं भेज देंगे। ये कहानी हमने बहुत सुनी है, हमने असम में भी सुनी, हमने बिहार चुनाव में भी सुनी। ये सब उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां बहुत सारे लोग वो मुसलमान भी है, उनके साथ सदियों से लोग रह रहे हैं, उन्हें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा अपनी इस राजनीति को करती है तो वो राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन जब वही नेता अपने गांव में जाते हैं तो वो नहीं करते ना। तो इस चीज को वो आगे कैसे क्यों नहीं बढ़ाते। और जहां तक बात है कि हमारा स्वरूप क्या होगा, हम देवभूमि है, हमारी देवभूमि में आप डेमोग्राफी चेक करिएगा, गढ़वाल रीजन में 0.5 to 1% मुस्लिम्स है, 0.5 to 1%। आपके क्योंकि पिरान कलियर है और हरिद्वार रुड़की का इलाका है, वहां पर ज्यादा लोग हैं और टोटल अगर एवरेज आप निकाल देते हैं तो करीबन 20% आ जाता है उत्तराखंड में। लेकिन अलग अलग जिलों में जो है डेमोग्राफी में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हम डेटा देख के बात करेंगे, मैं डेटा निकाल के बैठी थी आपके कार्यक्रम के पहले, मुझे पता था ये आने वाला है, इसलिए जो लोग ये बातें कहते हैं ना कि डेमोग्राफी चेंज और ये सब, और हमें अपने स्वरूप को कैसा रखना है, बदल देना है, हमारे स्वरूप को कोई बदल ही नहीं सकता। आप समझिए बात को, जहां पे भगवान बद्री विशाल का वास होता है, जहां मां गंगा यमुनोत्री होती है, जहां पे बाबा केदार है, वहां पर उनके भक्त आएंगे। जो भू माफिया है, जो लैंड माफिया, जिनको लैंड जिहाद बोलते हैं ये लोग, लेकिन ये उनको नहीं बोलते जो हमारे जंगल काट रहे हैं। अनिल जोशी जी तो हमारे यहाँ के हैं, लेकिन जब वो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में जाके बैठ जाते हैं तो आप उनसे अंकिता भंडारी केस में एफआईआर करवाते हैं, आप उन पर कार्यवाही नहीं करवाते। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सवाल, आखिरी बात कह रही हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सवाल उठाते हैं खनन माफिया पे, तो आप उनको नहीं रोकते हैं। आप कहते हैं कि ये बाहर से आए लोग पता नहीं कौन करके कहाँ चले गए, तो आप कार्रवाई नहीं करते जिसके लिए आप सरकार में आए। ठीक है पंकज भाई कह रहे हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, तो वक्त है ही नहीं, तो थोड़ा सा एक शर्मा जी से एक बात पूछ लेता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अरुण सर, हम लोग ये जानते हैं जब बीज बोया जाता है ना, उसके बाद उसे खाद पानी, उसकी देखभाल सबकी जरूरत पड़ती है। अगर मान भी लिया जाए कि बीज बो दिया गया या यहाँ पर ऐसी चीजें हो गई और उसके बाद फिर उसको कैसे पाला पोसा जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको तो हम भूल नहीं सकते ना। फिर अगर ये सच्चाई है, अगर यही कड़वी सच्चाई है कि यही हमारे प्रदेश के लिए डेंट है, तो उसके पास आपके हाथ भी खुले हैं ना, आपके हाथ भी तो खुले हैं, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं उस तरह की, तो कहाँ दिक्कत है? तो पंकज भाई सवाल दिक्कत का नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस उत्तराखंड में कतई उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो, जैसे सुजाता पॉल ने कहा, उनसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है जो कई पीढ़ियों से अपने गांव में रह रहे। और हमारे यहाँ से बढ़िया सांप्रदायिक एकता की मिसाल क्या होगी कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जो लोग हमारी देवियों के मंदिर में प्रसाद बेचने का काम करते हैं, मुसलमान लोग हैं जी। वो देवियों का प्रसाद, जो देवियों के मंदिर है, अंजनी शहर चले जाइए, तमाम जगह, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, यहां जब आप जाते हैं तो वो जो जो प्रसाद बेचने वाले हैं मुसलमान होते हैं, और आपसे मेरे से बढ़िया गढ़वाली कुमाऊनी बोल रहे होते हैं जो उस जगह पे कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं। उनसे कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ की आबो हवा में, यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। वो भैलो खेलते हैं, वो बूढ़ी दिवाली मनाते हैं, वो तमाम वो त्योहार मनाते हैं जो हम मनाते हैं गांव में, लेकिन उनसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनसे है जो राज्य बनने के बाद धीरे धीरे पहले एक परिवार आया, उसने अपना रैन बसेरा बनाया, उसके बाद वो पूरा का पूरा कुनबा आ गया। अब क्या हो रहा है कि उन इलाकों में जहां ये डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, वहां अगर आप देखेंगे तो अपराध भी बढ़े। पहाड़ में अपराध नहीं है, जहां उस स्थिति में ये लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि ये तराई के इलाके में रहते हैं, वहां अपराध भी बढ़े। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि अगर आपको इस उत्तराखंड की आबोहवा बिगाड़नी है, तो आपको आबोहवा सुधारनी है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर सरकार एक्शन ले रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक्शन अगर अतिक्रमण के खिलाफ हो,
जैसे कई बार बात होती है रेलवे लाइन के किनारे, नदी नालों खालों में के किनारे, आखिर हमने इस परिस्थिति को आने क्यों दिया? और मैं बार बार ये कहता हूं कि जब भी इन चीजों पर कार्रवाई हो तो उन अधिकारियों की भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कारण वो बसे हैं, उन पॉलिटिकल लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, तमाम चीजें हो गई, आयुष्मान कार्ड बन गए। और वो लोग, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए जिनमें आयुष्मान कार्ड चल रहा है, जरा वहां जाके देखिए, वो तो स्थिति ये हुई कि तमाम हमारे जितने मेडिकल कॉलेज या बड़े हॉस्पिटल हैं, उन लोगों ने वो आयुष्मान कार्ड का एंटरटेन करना बंद कर दिया। लेकिन आप एम्स में जाके देखिए, एम्स में उत्तराखंड के लोगों को इलाज मिलना बहुत मुश्किल है। वहां तमाम वो लोग भरे पड़े जो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से जाके बैठे हुए। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप हक किसका मार रहे हैं। आप उत्तराखंडियों का हक मार रहे हैं या उत्तराखंडियों के हक की एवज में किसी और को यहां पनपने देना चाह रहे हैं। ये सवाल देर सवेर सबके सामने आएगा। आज हम कितना ही एक पक्ष ले ले किसी का, लेकिन सवाल आगे आने वाले उत्तराखंड के भविष्य का है। हम अपने नौनिहालों को दे के क्या जाएंगे? अगर हम वो सारी डेमोग्राफी चेंज करवा देंगे, छूट दे देंगे, तो आखिर होगा क्या? हक किसका जाएगा? चाहे सरकार सर कांग्रेस की रही हो, आपने तो मेरे से ज्यादा वक्त देखा है इस क्षेत्र में। आपने तो हर नेता के साथ उसके भाव, उसके काम करने का तरीका आपने सब देखा है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि हम क्या देना चाहते हैं, इस चीज के लिए हमारी सरकारें तय करेंगी, ना कि कोई दल, कोई संगठन, ना रौतेला, कोई पत्रकार, ना कोई। उसके लिए जो नियम बने, उन नियमों के तहत कोई हो जाए ना बात ऐसी कि भाई ये यहाँ के नियम है। जब चुनाव आता है, हाथ जोड़े हुए यही नेता जो अभी ना डेमोग्राफी चेंज वादा करते हैं, जो यही नेता जो अभी अतिक्रमण को लेकर वाहवाही बटोर रहे हैं, देखिए हमने अतिक्रमण हटा दिया, और भी चुनाव आएगा, यही नेता वहां वोट के लिए जाएंगे, बोलेंगे दीवार चिरवा दो, ये बिजली का कनेक्शन का कट गया था लगवा दो। यही नेता करते हैं ना। अब नवीन भाई जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कुछ कहना चाहते हैं, मेरा समय इजाजत नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय अरुण भाई साहब ने बहुत सही बात कही। हमने भी जो पुराने यहाँ पे बसे उनको नहीं छेड़ा। हमारी जो हमारी दिक्कत है वो उन लोगों से है जो यहाँ पर आकर जो है और 4 लोगों को बसा रहे हैं। अभी जो कांग्रेस ने 20 एकड़ जमीन दी थी और उसका संबंध जो है दारुल उलूम देवबंद से है, वो जो है बिजनौर और मुजफ्फरनगर के लोगों को प्लाट बेच रहा है। तो इसलिए हमने एमडीडी ने कार्रवाई की, कांग्रेस को उसके साथ खड़ा होना है। हमारी दिक्कत उन लोगों से है जो खूब जिहाद कर रहे हैं। 8 से 9 वीडियो आपने देखी, चाहे मजदूरी की हो चाहे चंपावत की हो, क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करें? अब ये एक ही धर्म के लोग इस तरह के नफरत वाले काम करते तो उनकी कार्रवाई ना करें? इस प्रदेश में कितना धर्मांतरण हो रहा था और कौन कौन लोग करा रहे थे, मैं नाम लूंगा तो दर्द हो जाएगा। इस प्रदेश में अगर सख्त धर्मांतरण हम कानून लाए तो इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि इनके तो एजेंडे हैं, इनका एजेंडे में शामिल है राजमाता को खुश करना है। तो अगर इस प्रदेश में हम सख्त धर्मांतरण कानून लाए तो क्या दिक्कत है भाई? तो इस प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। और जिनको यहाँ डेमोग्राफी चेंज नहीं दिख रही है, रौतेला जी, अगर इनकी माता के लिए भी ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल करती हूँ, इज्जत से करूंगी कि इनकी माता जो है महारानी है और महारानी ने अपने बेटे को सिखाया है कि इस तरह से बातें करो। तो अरुण शर्मा जी ने जो अभी बात करी ना, तो अरुण शर्मा जब कह रहे हैं अतिक्रमण के बारे में, तो अतिक्रमण के खिलाफ सभी को होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं, हमें एक पर्यावरण से कंसर्न इंसान होने के नाते ये जानना चाहती हूँ कि जिनको लाके जो जंगल काट रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा इन लोगों को? ये जो जंगल काट रहे हैं ये सरकार को रोकना चाहिए। इनके अपने लोग आके जंगल के जंगल साफ कर दे रहे हैं। अनिल जोशी का उदाहरण आपको दे चुकी हूँ। और जिन लोगों को ये कह रहे हैं ना कि वो बाहर से आ गए, तो कश्मीर के लिए यही वाजपेयी थे जो बता रहे थे कि वहां कोई जा नहीं सकता, तो आप उत्तराखंड में रोक लो ना, मोदी जी से बोल दो ना। बोलने की हिम्मत है कि नहीं हम उत्तराखंड में किसी को आने नहीं देंगे। अरे ये चुनावी राजनीति का ये सारा मसला है और कुछ नहीं है। चुनाव खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म। ठीक है मैम, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम सब बढ़िया तरीके से काम करें और वो स्वरूप तो बना ही रहे जिसको टेंट और ना लगे जो अभी लग रहा है। लेकिन इन सबसे इतर इस चीज के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे कांग्रेस सुजाता पॉल जी की हो, नवीन ठाकुर जी की बीजेपी हो। भैया पंकज रौतेला ने किसी को नहीं बसने दिया, ना अरुण शर्मा ने बसने दिया।
कहा होगा तो यही कहा होगा भाई ये बिंदाल के रिस्पना के किनारे कौन लोग हैं। मैंने मेरी नजरों के सामने मैंने देखा है, अब मैं इतनी उम्र तो इतना तो मैंने भी देख लिया, कच्ची कच्ची जो थी वहां पर आज पक्का लेंटर डल चुका है ना। अब उनको कैसे हटाइएगा, फिर कैसे करिएगा, बिजली का कनेक्शन होगा, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बाकी चीजें तो बड़ी बड़ी बातें बात की और बातें। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात चले कोटद्वार से, जहां पर मोहम्मद दीपक वाला मसला और बाबा दुकान को लेकर, अब देखिए कैसे इसका एक बल का स्वरूप चला गया। डेमोग्राफिक चेंज की बात आ गई। उत्तराखंड में बाहरी लोगों खासकर मुस्लिमों की आबादी का बढ़ना इशू हो गया, लेकिन ये बढ़ाया किसने, बढ़ने किसने दिया? आप लोगों ने बढ़ने दिया, आप लोगों ने पानी का कनेक्शन दिया, मैंने दिया बिजली का कनेक्शन। मुझे क्या फायदा मिला? मेरा तो नुकसान ही, उत्तराखंड का नुकसान, उत्तराखंड के लोगों का नुकसान। यही सियासत का दोहरा रवैया है दगड़ियों। एक बसाता है, दूसरा विरोध करता है, फिर दूसरा बचाता है, फिर तीसरा वाला विरोध करता है। जनता को घनचक्कर बना के रखते हैं और ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। भाई सीधे सीधे डंडा चलाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इससे दिक्कत हो रही है, अपनी देवभूमि की छवि धूमिल हो रही है, चेहरा खराब हो रहा है, तो खराब करने वाले यहाँ होने नहीं चाहिए। लेकिन इतनी शक्ति किसके पास होगी, इच्छा शक्ति? कोई नहीं करेगा। वोट चाहिए ना। आप बताइएगा आपकी राय क्या है इस मामले में, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।